इक्वेटर रीजन एंड बिकम्स कोलमनर सेल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं डायग्राम से। अब ये देखें आप, ये इक्वेटर रीजन था हमारा, ये वाला इक्वेटर रीजन था और इस तरफ से ये वाला इक्वेटर रीजन था। अब होगा क्या कि ये जो सेल्स हैं देखो आपको टॉल होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, साइज़ में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं एंड दे बिकम फॉर्म्स था ये फाइबर्स। ये फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बड़े होना शुरू हो जाएंगे, इस तरीके से फ्लैट होना शुरू हो जाएंगे और क्या बना देंगे हमारे पास, फाइबर्स बना देंगे। यहाँ पर भी आप देखो ये बड़े होना शुरू हो गए हैं, कोलमनर होना शुरू हो गए हैं क्यूबॉइडल से, और ये फ्लैट होकर इस तरीके से हमारे पास ये फाइबर्स बना देंगे। ये फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा लेंस फाइबर्स। ये जो लेंस फाइबर्स हैं हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, आउटर कोर्टेक्स विच इज़ सॉफ्ट एंड इनर न्यूक्लियस। ठीक है, आउटर एरिया को हम कोर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, इनर एरिया को हम न्यूक्लियस कहते हैं। आउटर एरिया में न्यू फाइबर्स होंगे, ठीक है, न्यू जो बन रहे होंगे वो कोर्टेक्स रीजन में बन रहे होंगे, और जो न्यूक्लियस होगा उसमें ओल्ड फाइबर्स पड़े होंगे, यानी कि इधर से बनना शुरू होंगे। अगर आप देखें ये कोर्टेक्स का रीजन है पूरा, ये वाला, ये जो अंदर आपको नज़र आ रहा है डिमार्केटेड सा, ये न्यूक्लियर फाइबर्स है। ठीक है, अब होगा क्या कि सेल्स यहाँ से बनना शुरू हुए थे ना, हमने कहा था इक्वेटर रीजन से, यानी कि कोर्टेक्स रीजन से बनना शुरू होंगे। ये कोर्टेक्स है, यहाँ से बनना शुरू होंगे इस तरीके से, और यहाँ मतलब कि इस एरिया में फिर हमारे पास क्या होगा कि कोर्टिकल फाइबर्स जो हैं वो न्यू फाइबर्स होंगे, और जो न्यूक्लियर फाइबर्स होंगे, न्यूक्लियस में भी फाइबर्स ही होते हैं, न्यूक्लियस ही बेसिकली फाइबर्स से ही मिलकर बना हुआ होता है। जो न्यूक्लियर फाइबर्स होंगे हमारे पास वो ओल्ड फाइबर्स होंगे। अब ये कह रहा है कि कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है न्यूक्लियस और कोर्टेक्स के दरमियान में। ठीक है, सेल्स जो है वही जो है उनमें ग्रेजुअल सा एक ट्रांजिशन आता है, जो हमारे ये जो फाइबर्स थे, और उसी ट्रांजिशन की वजह से जो है ना हम कहते हैं कि इस एरिया पे कोर्टेक्स है और इस एरिया पे न्यूक्लियस है। मतलब इतनी कोई डिमार्केशन क्लियरली नहीं होती न्यूक्लियस और कोर्टेक्स के दरमियान। और जंक्शन पे जो है ना हमारे पास वाई शेप्ड सूचर्ड लाइंस भी नज़र आती हैं, यानी कि जो कोर्टेक्स है और न्यूक्लियस है उनके दरमियान में हमारे पास सूचर्ड लाइंस नज़र आती हैं विच आर वाई शेप्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, जोन्यूल्स। जोन्यूल्स को हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी कहते हैं और जोन्यूल्स ऑफ जिन भी कह सकते हैं। दीज आर बेसिकली द फाइबर्स विच आर होल्डिंग द लेंस इन पोजीशन। ठीक है, और ये फाइबर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और इनएक्सटेंसिबल होते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी तो होगी इसमें, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सटेंसिबल नहीं होते ये। इसको आप डायग्राम से देखते हैं। ये देखें, ये है हमारे पास जोन्यूल्स, ये लेंस है हमारा। ठीक है, अब इस लेंस ने सिलरी बॉडी के साथ जो है कनेक्शन किया हुआ है इन जोन्यूल फाइबर्स के थ्रू। ठीक है, ये लेंस है और ये सिलरी बॉडी है हमारी, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन किस वजह से है, जोन्यूल फाइबर्स के थ्रू। ठीक हो गया, वही जो जोन्यूल फाइबर्स है ना ये बन भी हमारे पास सिलरी बॉडी से रहे होते हैं। इसको हमने, ये है तो मतलब लेंस में ही हम पार्ट लेते हैं इसका कि इसने होल्ड किया हुआ है लेंस को, लेकिन ये डिवेलप कहाँ से हुआ है, सिलरी बॉडी से। ये बात नहीं भूलनी, डिवेलप फ्रॉम द सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी की पार्स प्लेना और पार्स प्लिकेटा पार्ट की एपिथीलियम से। ठीक है, सिलरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, पार्स प्लेना और पार्स प्लिकेटा, उनकी एपिथीलियम जो नॉन पिगमेंटरी एपिथीलियम है, वहाँ से ये जोन्यूलर या सस्पेंसरी लिगामेंट फाइबर्स बन रहे होते हैं। और ये जो जोन्यूलर फाइबर्स हैं हमारे पास, ये डिफरेंट मल्टीपल फिलामेंट्स ऑफ कोलेजन फिब्रिल्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, कोलेजन फिब्रिल्स भी जोन्यूल्स में होंगे, ये बात याद रखनी है। ओके, न्यूक्लियस से रिलेटेड एक बात और समझ लें आप, जो न्यूक्लियस है ना हमारा, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है कलर्ड सा पोर्शन पूरा का पूरा, न्यूक्लियस में हमने कहा कि फ़ाइबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उन फाइबर्स में से कुछ फाइबर्स जो हैं वो कुछ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पीरियड में डेवलप हो रहे होते हैं, यानी कि कुछ फाइबर्स जो हैं वो एम्ब्रियोनिक टाइम में डेवलप होते हैं, कुछ फीटल टाइम में, कुछ इन्फेंटाइल टाइम में, और कुछ एडल्ट होने के बाद इवन। ठीक है, तो हम उस पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस को उसी नाम से जो है ना हम वही नाम देते हैं। अब आप देखें जो सबसे सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, दिस इज़ द एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इसमें जो फाइबर्स हैं वो डेवलप हुए थे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी कि 1 to 3 मंथ्स में। जब हमारे पास बच्चा जो है वो 1 to 3 मंथ्स में डेवलपमेंट स्टेज में था, उस वक्त डेवलप हुए थे, तो हम उसको कहेंगे एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस। फिर हमारे पास आता है फीटल न्यूक्लियस। फीटल न्यूक्लियस में जब बच्चा जो है वो फीटल पीरियड में था तब डेवलप हुए थे ये वाले फाइबर्स। ठीक है, तो उस यानी कि वो कब डेवलप हुए थे हमारे पास, ड्यूरिंग द 3rd month टू टिल बर्थ। ठीक है, 1 से 3 महीने में जो फाइबर्स बने थे वो मतलब यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में बने थे, और उन फाइबर्स को हम एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस का नाम देंगे। और जो 3 मंथ से टिल बर्थ तक बने हैं हमारे पास, वो जो हैं वो फीटल पीरियड में बने हैं, तो उनको हम फीटल न्यूक्लियस का नाम देंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फेंटाइल न्यूक्लियस, यानी कि बर्थ से लेकर
हमारे पास बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, ठीक है, बर्थ से प्यूबर्टी तक इन्फेंट होता है बच्चा, तो उस टाइम में जो हमारे पास फाइबर्स बने हैं वो हमारे पास कौन से हैं, इन्फेंटाइल फाइबर्स हैं, ठीक है, इन्फेंटाइल न्यूक्लियस है। उसके बाद जो आखिरी है वो हमारे पास एडल्ट न्यूक्लियस है, जो आफ्टर द प्यूबर्टी फाइबर्स बनेंगे, ये जो पिंक में आपको नज़र आ रहा है। जो सेंटर में नज़र आ रहा है ये एम्ब्रियोनिक है, जो येलो में नज़र आ रहा है वो फीटल है, फिर जो आपको पर्पल में नज़र आ रहा है वो इन्फेंटाइल है, और जो पिंक में नज़र आ रहा है वो एडल्ट है, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज फाइबर्स होते हैं हमारे पास, और इन्हीं फाइबर्स की बिना पे हम इनको न्यूक्लियस का नाम दे देते हैं, यानी कि एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस, फीटल न्यूक्लियस, इन्फेंटाइल न्यूक्लियस और एडल्ट न्यूक्लियस। वी विल सी द कंपोजिशन ऑफ द लेंस। कंपोजिशन बेसिकली हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, मोस्टली वाटर एंड द प्रोटीन्स, ठीक है। अब प्रोटीन्स जो है ना, इसके बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि जो इसकी प्रोटीन्स है ना, इट रिमेन्स हिडन फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बॉडी की जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं ना, वो सारी की सारी प्रोटीन्स हमारे इम्यून सिस्टम से जो है इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, ताकि जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो जान ले अपनी ही बॉडी की प्रोटीन्स को, ताकि वो उनके अगेंस्ट जो है वो एक्ट ना कर सके, ठीक है, समझ आई बात। यानी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो मतलब इंटरेक्ट करती हैं विद द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से इंटरेक्ट करने के बाद इम्यून सिस्टम जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है अपनी ही बॉडी की प्रोटीन्स को, ताकि वो उनके अगेंस्ट एक्टिविटी ना कर सके, कोई ऑटो इम्यून रिएक्शन ना हो सके। कि पूरी बॉडी में ऐसा ही होता है। लेकिन जो आपकी लेंस की प्रोटीन्स है ना, दे रिमेन हिडन फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी कि वो इंटरेक्शन नहीं करते इम्यून सिस्टम के साथ, ठीक है, वो इंटरेक्शन नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म हुआ है जिससे प्रोटीन्स हमारी एक्सपोज हो गई हैं टू द इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो ऑटो इम्यून रिएक्शन कॉज करवा देगा, एंटीबॉडीज़ बना देगा, ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये बात पूछते होते हैं वाइवा में भी। इसके फंक्शंस अब हम देख लेते हैं। फंक्शंस में इसके हमारे पास है कि इसने रिफ्रैक्टिव पावर मेंटेन रखनी है, एकोमोडेशन करवानी है। एकोमोडेशन यानी कि नियर विजन के लिए, यानी कि जो हम नियर विजन जो है हम प्रॉपरली जो है चीज़ें देख सकते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स, उसके लिए ज़रूरी है लेंस का होना, ठीक है। एकोमोडेशन इज़ बेसिकली द मेंटेनेंस ऑफ द फोकस, यानी कि अगर हम कोई दूर की चीज़ देख रहे हैं और फिर अचानक से हम कोई करीब की चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो है जो फोकस मेंटेन करना पड़ता है वो फोकस जो है वो लेंस मेंटेन करता है। दिस इज़ बेसिकली द एकोमोडेशन, फोकसिंग द नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमारे पास है रिफ्रैक्टिव पावर, यानी कि रिफ्रैक्टिव पावर को भी ये मेंटेन रखता है। जो हमारी लाइट है, लाइट जो जब पास करती है लेंस से, प्यूपिल से पहले फिर लेंस से, उसके बाद उसने पीछे जाकर रेटिना पे फॉल करना होता है, ठीक है। तो रेटिना पे फॉल करने के लिए जो उसको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस करनी पड़ती है, उस लेवल को मेंटेन रखने को बेसिकली हम रिफ्रैक्टिव पावर कहते हैं, ठीक है। कितना लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करना पड़ता है, दिस इज बेसिकली द रिफ्रैक्टिव पावर। तो रिफ्रैक्टिव पावर को मेंटेन रखने के लिए भी लेंस काम करता है। लेंस ही बताएगा कि कितना लाइट ने कन्वर्ज होना है और कितना लाइट ने डाइवर्ज होना है। इसके अलावा जो लेंस है हमारा वो अल्ट्रावायलेट लाइट्स को जो है एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये अपनी ही क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं डिजीज़ ऑफ द लेंस। डिजीज़ ऑफ द लेंस को बेसिकली ब्रॉडली 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है: कैटरैक्ट्स, डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन ऑफ द लेंस एंड कॉन्जेनिटल एबनॉर्मैलिटीज़, ठीक है। ये तीनों को हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे।